स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हिमांशु कश्यप। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे कि आज हमारे फैमिली में लगभग 3000 बच्चे हो गए हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारी फैमिली में आज 3000 अर्जुन हो चुके हैं। काफ़ी बढ़िया लगा, आप लोग ने इतना सपोर्ट किया, हमें इतना प्यार किया। ऐसे ही आप लोग जुड़ते जाइए और अधिक से अधिक सीखते जाइए, है ना जी। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें, आप लोगों ने इतना हमें सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। और धीरे धीरे आप लोग चीज़ों को सीख रहे हैं। सीटेट के बारे में हमने काफ़ी कुछ सिखाने का प्रयास किया है। ऐसे आपको धीरे धीरे आगे भी हम यूपी टेट, सुपर टेट, और जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक हम आपके साथ रहेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को सिखाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे के जो हमारे प्रशिक्षु लोग हैं, हमारे साथी लोग हैं, वो बढ़कर आगे आएँ और एक अध्यापक के रूप में अपने देश में एक अच्छी नींव रखें, है ना जी। कि देश का जो प्रगति हो रही है उसमें वो सुधार करें और बेहतर तरीके से लोगों का मार्गदर्शन करें। तो काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के हमें। तो बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज हमारी जो क्लास होगी ये गणित के बारे में होगी। जो टॉपिक हमारा है, टॉपिक क्या है, ध्यान ध्यान दीजिएगा। टॉपिक है त्रुटि विश्लेषण के बारे में और अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। इसमें हम जानेंगे कि कैसे त्रुटियां होती हैं, कैसे उनका निवारण करना होता है, और साथ में क्या उनका अधिगम के साथ साथ अध्यापन में यानी कि सीखने और सिखाने में क्या उनका प्रासंगिक पहलू होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भाई बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, वरना आपको नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे। बच्चे अक्सर पूछते रहते सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे हैं। तो कारण ये होता है कि आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, जिससे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं। तो ये बात रही हमारी क्लासेस की। तो बात करते हैं, लगभग 60 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं सीटेट की, और इससे पहले 59 क्लासेस की हुई हैं हमने। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं ली हुई है तो जरूर लीजिएगा। काफ़ी बेहतर तरीके से हमने सीटेट के बारे में बताया हुआ है। और अगर गणित की बात करते हैं तो गणित की ये 12वीं क्लास होगी। इससे पहले हमारी 11 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं ली हुई तो जरूर लीजिएगा। काफ़ी बेहतर तरीके से मैथ्स को बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम बात करेंगे गणित के बारे में, जहां हम बात करेंगे त्रुटि विश्लेषण के बारे में। त्रुटि विश्लेषण होता क्या है भाई, आप लोग ध्यान दीजिएगा। काफ़ी बढ़िया है टॉपिक, ज़्यादा यहाँ पर समझाने वाला नहीं है, बस आप लोग नोटिस कीजिएगा, चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, आराम से आपको आ जाएगा। तो पहला टॉपिक हमारा है त्रुटि विश्लेषण। त्रुटि विश्लेषण क्या होता है? गलतियों को विश्लेषण करना, ढूंढना, है ना जी। जिन छात्रों को अधिगम में कठिनाई होती है या जिनकी प्रदर्शन अन्य छात्रों की अपेक्षा कम होती है, मतलब वो अपना प्रदर्शन अन्य छात्रों की अपेक्षा कम दे पाते हैं, इनकी त्रुटियों का पता लगाना और उनके कारण के बारे में ज्ञात करना, यही क्या होता है? त्रुटि विश्लेषण होता है भाई। ठीक है जी। और त्रुटि विश्लेषण की व्याख्या हम कई चरणों में कर सकते हैं। अब चरणों के बारे में बात करते हैं, जब आप नोट करते रहिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला चरण हमारा ये होता है कि छात्रों द्वारा हल किए गए प्रश्नों को बिना किसी संकेत या प्रोत्साहन के विवरण देना। मतलब कि हमें क्या करना है, पहले स्टार्टिंग में बच्चों के जो प्रश्न हैं उनको बिना किसी संकेत देना, बिना संकेत नहीं देना है हमें, तथा साथ में प्रोत्साहन का हमें विवरण देना है। ये बात हो गई। ठीक है कि हमें संकेत नहीं देना, बच्चों को हमें सवाल दे देना है, बच्चा लगाने का प्रयास करेगा। और दूसरा स्टेप हमारा ये होता है कि छात्रों की सभी प्रतिक्रियाओं को लिखित या मौखिक रूप में संग्रह रखना। ठीक है, बच्चे ने जो भी कुछ हम लिखा हुआ है, हल किया हुआ प्रश्न को हल किया हो, उसको हम क्या करते हैं, चीज़ों को नोट डाउन करते हैं, संग्रह करते हैं उनका, चाहे मौखिक रूप में हो चाहे लिखित रूप में हो। ये बात होती है दूसरी बात में। और तीसरा जो पॉइंट होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तीसरा जो चरण होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो बच्चे प्रतिक्रियाएं करते हैं दूसरे नंबर पर, उन प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं। तो तीसरे नंबर पर बात आती है विश्लेषण करने की। ठीक है जी। तो तीसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, चीज़ों को विश्लेषण करते हैं और समस्याओं में एक रूपता को ज्ञात करते हैं। कि मान लीजिए हमने एक समस्या को हल किया, हम देखेंगे, विश्लेषण करेंगे क्या इस समस्या का हल पुरानी समस्याओं के आधार पर लग सकता है कि नहीं लग सकता है, या इसके लिए कोई नई पद्धति का विकास किया जाए। तो ये बात होती है कि समस्याओं का विश्लेषण करना। और चौथा नंबर हमारा ये होता है, चौथा चरण ये होता है कि एक स्पष्ट प्रतिरूप के अपवाद के उदाहरणों का पता लगाएं। जो भी समस्या आ रही है उनके उदाहरणों का पता लगाएं हम, और छात्रों को क्रियाविधि या कहें करके सीखने पर, या कहें संकल्पना को पूरी तरह समझने का संकेत है। ठीक है, तो इससे हम संकेत जान सकते हैं कि बच्चा चीज़ों को सीख रहा है कि सीख नहीं रहा है। ठीक है। अब अंतिम पांचवा नंबर हमारा होता है, पांचवा चरण होता है कि छात्रों की प्रत्येक तरह की समस्याओं के लिए छात्रों के कार्यों का नमूना एकत्रित करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बच्चे चीज़ों को समस्या का हल कर रहे हैं उनके हम नमूनों को, जो भी उनका संकल्पना है उनकी नमूनों को हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे।
इसमें प्रत्येक तरह की समस्याओं के लिए कम से कम 3 से 5 चीज़ें होनी आवश्यक हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि समस्याओं को हल करने के लिए कम से कम 3 या 5 एग्जाम्पल दिया गया है, तो 3 या 5 चीज़ें होनी चाहिए जिससे समस्या को हल कर सके। तो ये क्या होता है, त्रुटि विश्लेषण। और त्रुटि विश्लेषण की व्याख्या हम कैसे करते हैं, तो ये कुछ चढ़ दिए गए थे। एक बार रिवाइज दोबारा हम दोहरा लेते हैं। तो पहले नंबर पर हमें ये करना होता है कि हम बच्चों को बिना संकेत दिए बच्चों को प्रोत्साहित करके समस्या को सुलझाने का प्रयास करते, समस्या को देते हैं। दूसरे नंबर पर बात होती है कि हम चीज़ों को मौखिक या फिर हम लिखित रूप में संग्रह करें, जो बच्चे प्रतिक्रियाएं देते हैं। और तीसरे नंबर पर बात ये आती है, जो भी बच्चों ने प्रतिक्रियाएं की हैं उनको हम विश्लेषण करें और साथ में एक रूपता देने का प्रयास करें, ठीक है। और चौथे नंबर पर बात आती है, उनको उदाहरणों के माध्यम से हम संकेत दें। और अंतिम बात ये आती है कि जो बच्चे ने क्रियाकलाप किए, जो भी समस्याओं के हल निकाले, उनके जो नमूने होंगे उनको हम क्या करेंगे, उनको हम संरक्षित करेंगे, है ना जी, एकत्रित करेंगे। तो ये बात होती है त्रुटि का विश्लेषण करना और अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू की। आगे हम बात करते हैं। अब मार्गर ने क्या कहा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मार्गर ने कहा हुआ है कि अधिगम जो होता है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है जो अभ्यास परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है कि जो अधिगम होता है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। भाई ध्यान दीजिएगा, जो परिवर्तन होता है स्थायी परिवर्तन होता है। अगर मान लीजिए कुछ सीख रहे हैं आप, अगर आपके बिहेवियर में चेंज नहीं हो रहा है और चीज़ों को आप स्थायी रूप से अपने दिमाग में नहीं रख पा रहे हैं, तो आपका सीखना वो व्यर्थ है। आपने आज सीखा कल भूल गए, है ना जी। तो इसके लिए भाई आपको अभ्यास करने की बहुत आवश्यकता होती है। अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को दोहराइए, तभी आपको चीज़ें बेहतर तरीके से याद रहेंगी। तो ये किसने कहा, ये मार्गर ने कहा। तो ध्यान दीजिएगा, त्रुटि विश्लेषण, अधिगम और अध्यापन का आपस में काफी गहरा संबंध होता है भाई, है ना जी। चाहे त्रुटि विश्लेषण हो, चाहे अधिगम हो, चाहे अध्यापन हो, सीखना हो चाहे सिखाना हो, चाहे गलतियां हो, त्रुटियां हो, एरर हो, इनका आपस में गहरा संबंध होता है। तो अधिगम का अर्थ क्या होता है, कुछ सीखना या कुछ प्राप्त करना, ठीक है, या कुछ सीखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, एक या परिवर्तन लाने की एक क्या प्रक्रिया होती है, ठीक है जी। तो छात्रों के त्रुटियों का विश्लेषण करके शिक्षक उन्हें सुधारने की प्रक्रिया को अपने योजना निर्धारित करता है। अब यहाँ पर अध्यापक क्या करेगा, जो बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं उनका अध्यापक विश्लेषण करेगा, कैसे त्रुटियां कर रहे हैं बच्चे, और सुधारने की जो प्रक्रिया होगी इसकी हम योजना का निर्धारण करेंगे, किस प्रकार से हम अपनी योजना के द्वारा बच्चों की गलतियों को सुधारने का हम प्रयास करेंगे। यह उसे एक अच्छे अधिगम के लिए प्रेरित करता है। जो ये हमारी त्रुटि विश्लेषण है, इससे क्या हो सकता है, बच्चा प्रेरित हो सकता है, सीख सकता है और सुधार कर सकता है अपनी, है ना जी। तो अध्ययन का जो उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है, अध्ययन का उद्देश्य अच्छे छात्रों के उत्तम अधिगम के बिना पूर्ण नहीं कर सकता, है ना जी, बिना अधिगम का पूर्ण नहीं हो सकता। तो छात्रों द्वारा की जाने वाली जो त्रुटियां होती हैं, त्रुटियों को दूर करके अध्यापक बेहतर अधिगम को प्रेरित कर सकता है ना जी। ये बात होती है अधिगम की। आगे बढ़ते हैं, तो आगे स्किनर ने कुछ कहा हुआ ध्यान देते हैं हम लोग। तो स्किनर ने भी कहा हुआ है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन होने की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। मतलब कि हमारे व्यवहार में उत्तरोत्तर, मतलब कि समय के अनुसार धीरे धीरे चीजों में क्या हो रहा, सुधार हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है ना जी, प्रोग्रेस हो रही है। तो उत्तरोत्तर अनुकूलन होने की प्रक्रिया ही क्या है, ये अधिगम ही किसने कहा था, स्किनर ने कहा था। तो ये बात होती है, त्रुटि विश्लेषण की बात होती है, साथ में इसका अधिगम के साथ में क्या संबंध होता है इसकी बात होती है। आगे हम बात करेंगे, आगे हमारा टॉपिक है कि त्रुटियों को समझने के बाद बालकों के अध्यापन से प्रासंगिक पहलू। काफी महत्वपूर्ण होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अक्सर त्रुटियां होती क्या हैं, इनको हमें कैसे समझना होगा, उनको समझने के बाद हम किस अध्यापन पहलू पर या कहें किस प्रासंगिक पहलू पर हम जा सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि त्रुटियों को समझने के बाद बालकों के अध्यापन से संबंधित प्रासंगिक पहलू। पहली बात होती है फीडबैक में कमी। भाई कैसे फीडबैक में कमी की बात कहते हैं हम, तो हमने देखा हुआ है कि अक्सर छात्रों को अपने शिक्षकों से आवश्यक फीडबैक नहीं मिल पाता। ऐसे में उनमें शिक्षण के प्रति उत्साह नहीं रहता है। मान लीजिए आप सीख रहे हैं, आप बेहतर प्रयास भी कर रहे हैं, आप सीखना भी चाहते हैं, लेकिन अगर हम आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, आपको फीडबैक नहीं देंगे, तो क्या होगा, आप वहाँ पर
उदासीन हो जाएंगे, चीज़ों को सीखना बंद कर देंगे कि सर हमें ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे हम सीख पाएंगे, है ना जी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि बच्चों को जो हम सिखा रहे हैं वहाँ पर हम फीडबैक भी दें। भाई अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें बच्चे को बताना जरूरी होता है, ठीक है। बुरा पे हम कम ध्यान देंगे कि अच्छा पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर बच्चा गलती भी करता है तो हम बताएंगे बेटा सुधार करो, तुम बेहतर कर सकते हो, है ना जी। ये बात होती है फीडबैक की कमी की। तो फीडबैक बहुत जरूरी होता है भाई, बच्चों को प्रतिपुष्टि भी हम देते रहें। और इससे होगा क्या भाई, तो इससे छात्र के जो शिक्षण होगा गति के अनुरूप शिक्षण प्रक्रियाओं का आत्मसात करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं भाई। कभी कभी होता है कि अगर फीडबैक की कमी होती है तो बच्चा अपनी चीज़ों को सीखने में आत्मसात नहीं कर पाता है ना जी। तो छात्र जो होता है शिक्षण गति के अनुरूप, जैसे शिक्षण की गति हो रही है उसके अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया को आत्मसात करने में सक्षम नहीं हो पाता है, वो असक्षम रह जाता है ना जी। और ऐसे में छात्रों को पठन के दौरान ही शिक्षकों से प्रश्न पूछते रहना चाहिए। तो भाई इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों से हम बीच बीच में प्रश्न पूछते रहें, जिससे बच्चा क्या रहेगा, क्लास में एक्टिव रहेगा और चीज़ों को आत्मसात करता रहेगा। ये बात होती है फीडबैक की कमी की और आत्मसात करने की अक्षमता की। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बात करते हैं अवसर ना मिलना। तो भाई बच्चों को अक्सर अवसर नहीं मिल पाते जिसके कारण भी वो सीख नहीं पाते हैं, गलतियां करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, छात्रों की त्रुटियों का कारण उन्हें पर्याप्त अवसर न मिल पाना होता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को अवसर नहीं दिया तो कैसे उनकी त्रुटियों का निर्धारण किया जाएगा, उनका सुधार किया जाएगा। तो ऐसे में उनका जुड़ाव पाठ से नहीं हो पाता। इसके लिए प्रश्न करते समय इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि जो भी हम परिचर्चा कर रहे हैं या फिर उत्तर देने के दौरान प्रत्येक छात्र को उत्तर देने का मौका हम जरूर दें। तो यहाँ पर आवश्यक होता है कि प्रत्येक बालक को हम मौका दें कि वो भी चर्चा में पार्टिसिपेट कर सके और अपने उत्तरों को, अपनी बातों को रख सके। तो ये काफ़ी आवश्यक होता है कि हमें बच्चों को अवसर देना होता है, क्योंकि बच्चा हम जानते होंगे अवसर देने से बच्चा क्या चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है, बेहतर तरीके से सीखता है। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बात होती है गणित के सिद्धांतों को सरल एवं समान विधि से समझाना। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है भाई, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है कि वहाँ पर सीखने में थोड़ा सा समय लगता है, चीज़ों में इतना वो रस नहीं होता है, थोड़ा सा नीरस होता है, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें हैं रियल लाइफ से जुड़ी हुई हैं लेकिन थोड़ा सा वहाँ से दूर होती हैं। तो यहाँ पर थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो हमें काम क्या करना होता है कि अक्सर जो छात्र होते हैं गणित से डरते रहते हैं, भयभीत रहते हैं और इस विषय में अधिक ध्यान देने का प्रयास नहीं करते हैं। भाई बच्चों को अगर रुचि नहीं होगी तो वो ध्यान नहीं देंगे। तो इसके लिए यह पहचानने की आवश्यकता है कि कहीं छात्रों को इसे समझने में कठिनाई तो नहीं हो रही। तो हमें ध्यान देना है कि भाई बच्चों को क्या समझने में कठिनाई हो रही है, और यदि ऐसा हो रहा है, यदि उनमें कठिनाई हो रही है तो छात्रों को हम ऐसे पढ़ाएंगे कि गणित के जो सिद्धांत है वो सरलता पूर्वक और समान रूप से वो समझ सके। समान विधियों के द्वारा हम समझाने का प्रयास करेंगे। आगे दिया गया है सूत्र और नियमों को याद करने में समस्या और कविता के माध्यम से शिक्षण। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है भाई। महत्वपूर्ण ये है क्योंकि बच्चे अक्सर सूत्रों को और नियमों को याद नहीं कर पाते हैं, है ना जी। देखा होगा आप लोगों ने कि गणित में काफ़ी सूत्र होते हैं, काफ़ी नियम होते हैं, तो उनको याद तो हमें कराना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि याद कराना हमारा अधिगम का पार्ट नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे। कैसे समझाएंगे भाई हम, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो भाई छात्रों द्वारा अक्सर सूत्रों व नियमों को याद करने में समस्या आती है। इसके लिए उन्हें हम क्या करेंगे, इसके लिए उन्हें हम कहानियों और कविताओं के माध्यम से इसे याद करने का आसान तरीका सिखाएंगे, है ना जी। याद क्या कहेंगे, समझने का हम आसान तरीका समझाएंगे। ये बात होती है सूत्रों को समझना और चीज़ों को समझना। आगे बात करते हैं तथ्यात्मक त्रुटि क्या होती है। भाई काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद की आप समझिएगा तथ्यात्मक त्रुटि क्या होती है। तो भाई कई बार छात्र जो होते हैं तथ्यात्मक त्रुटि करते हैं। और तथ्यात्मक त्रुटि होती क्या, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तथ्यात्मक त्रुटि वे त्रुटियां हैं जिनमें छात्र किसी तथ्य को, है ना जी, तथ्य की बात हो रही, किसी फैक्ट की बात हो रही है, तो किसी तथ्य को समझने या याद रखने में असफल रहते हैं। तो प्रश्न में उस तथ्य के उपयोग की आवश्यकता होने पर वे याद करने में असमर्थ होते हैं। जब आवश्यकता होती है इन तथ्यों को हमें लगाना है तो वहाँ पे बच्चा असमर्थ होता है, क्योंकि उसको याद नहीं होती है ना जी। तो इन छात्रों को तथ्यों को प्रयोगात्मक तरीके से सरल भाषा में सिखाना होगा हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, इन तथ्यों को हम प्रयोग के माध्यम से, प्रयोगात्मक माध्यम से सिखाने का हम प्रयास करेंगे, जिससे बच्चों को क्या रहेगा, ये चीज़ें याद रहेंगी। तो हमें करना क्या होगा, इन छात्रों को तथ्यों को
प्रयोगात्मक तरीके से सरल भाषा में समझाया जा सकता है, और जिससे क्या होगा, स्मरण शक्ति के स्थान पर बच्चा समझने की शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता होगी और सीखने का वो प्रयास करेगा। तो यहाँ पर बच्चे की हम स्मरण शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे, बच्चे की समझने की शक्ति को हम बढ़ाएंगे। ये बात होती है तथ्यात्मक त्रुटि के और उसके निवारण की। आगे बात करते हैं, हमारा जो हमारा टॉपिक होगा, अंतिम पॉइंट होगा, अवधारणात्मक और संकल्पनात्मक त्रुटि चरणों में प्रश्नों को समझना। तो भाई कभी कभी जो त्रुटियां होती हैं उसकी अवधारणा में आ जाती हैं, उसके कॉन्सेप्ट में आ जाती हैं, है ना जी। जो कॉन्सेप्ट में समझने में जो त्रुटियां होती हैं उनको हम बोलते हैं अवधारणात्मक और संकल्पनात्मक त्रुटियां। अब इनको दूर कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा तब होता है जब छात्र किसी विशेष संकल्पना को समझने में असमर्थ होते हैं। पर्टिकुलर बच्चा भिन्न के बारे में नहीं जान रहा है, दशमलव के बारे में नहीं जान रहा है ना जी। तो हम क्या करेंगे, और ये समस्या जो होती काफ़ी गंभीर होती, क्योंकि बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा तो आगे चीज़ों को कर ही नहीं पाएगा, है ना जी। ध्यान दीजिएगा। तो संकल्पनात्मक त्रुटियां जो होती हैं, त्रुटि को निर्धारित और दूर करने के लिए शिक्षकों द्वारा छात्रों को चरणों में प्रश्न को समझाने और व्याख्या करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ आवश्यक क्या होता है कि बच्चों को जो भी हम सवाल समझा रहे हैं उनको हम चरणों में समझाने का प्रयास करें, स्टेप बाय स्टेप सिखाने का हम प्रयास करें। तो ये बात होती है त्रुटि के विश्लेषण करने की और अधिगम और अध्यापन के साथ उसके प्रासंगिक पहलू की। छोटा सा टॉपिक था, ये हमने कवर किया। अब इवनिंग में रात को 8 बजे एक क्लास होगी इसी टॉपिक की, जहाँ पर आपको 8 बजे हम प्रैक्टिस कराएंगे, है ना जी। प्रैक्टिस में 15 क्वेश्चन होंगे जिसके माध्यम से हम पूरे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। और जो बच्चे नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, आप कुछ ना कुछ सीटेट के बारे में सीखते रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं उनको नहीं पता होगा कि जो पीडीएफ हम पढ़ाते हैं आपको, इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है जी। तो वहाँ पर सारी पीडीएफ अवेलेबल है, सभी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम बताना भूल गए थे स्टार्टिंग में, कि जो हमारे अर्जुन है, लगभग 3000 अर्जुन जो है हमारे ग्रुप में, हमारे चैनल पे जुड़ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें, और इसी उपलक्ष्य में हम एक Q&A का आयोजन करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर का आयोजन करेंगे, जिसमें जो टॉप क्वेश्चन होंगे जो आप पूछेंगे उसका हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, है ना जी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हम आपको एक टेलीग्राम पर या फिर कहें हम यूट्यूब पर एक पोस्ट डाल देंगे, उस पोस्ट पर आप लोग कमेंट कीजिएगा जो भी आपके क्वेश्चन रिलेटेड पूछना चाहते हैं, चाहे वो सीटेट से हो, चाहे द्रोणाचार्य से हो, चाहे हमसे संबंधित हो, कोई भी प्रश्न आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको हम जरूर देंगे, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं रात को 8 बजे। धन्यवाद। सभी लोग चैनल को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।